हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक में मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के टाइप्स क्या होते हैं और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। और पॉवर्टी से रिलेटेड और टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप अपनी बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, ये चीज़ें अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप पुअर हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में किसी को भी बताना कि पॉवर्टी क्या होती है, तो पॉवर्टी इज़ इनएबिलिटी टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स। समझ गई बात। दीज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड्स फूड। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, क्लोथिंग, कपड़े नहीं पहनने के लिए, ठीक है, हाउसिंग, रहने के लिए कोई घर नहीं है, एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें एजुकेशन ही नहीं ले पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है, और बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट अपना थोड़ा बहुत बुखार चढ़ा तो बुखार की दवाई खाने के भी आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान को ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही प्रोवाइड नहीं हो रही या वो नहीं अपनी पूरी कर पा रहा तो उसे पुअर कहेंगे, ठीक है। मैन सफर्स hardships in case these minimum needs या minimum human needs are not fulfilled and there is loss of health and efficiency। अगर कोई भी इंसान ये अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा तो उसे बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं, ठीक है, और उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है और उसका काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी गिर जाती है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड गेट रिड ऑफ पॉवर्टी इन फ्यूचर। तो जब उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी और वो एफिशिएंट नहीं रहेगा तो फ्यूचर में वो अपनी जो काम करने की क्षमता है, काम करने की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन है, वो कैसे इंक्रीज कर पाएगा और अपनी गरीबी से कैसे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इन दिस वे पॉवर्टी एंड फॉल इन प्रोडक्टिविटी बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। तो इसी वजह से जो गरीबी है, पॉवर्टी, और ये जो एफिशिएंसी का गिरना है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जो बंदा गरीब होगा उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही कम होगी। क्यों? क्योंकि या तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी या उसकी एजुकेशन नहीं होगी, उसके पास रोटी कपड़े के लाले पड़ेंगे तो वो काम कहाँ से करेगा, अच्छा काम कैसे कर पाएगा। द टर्म पॉवर्टी इज़ डिफाइंड इन टू वेज। पॉवर्टी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी 2 नंबर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। It refers to the measure of poverty keeping in view the economic condition या conditions of a country। जब भी हम इस पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम इसको मेजर करते हैं कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक कंडीशंस, के कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, उसको देखते हुए हम इस पॉवर्टी को मेजर करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स हैव गिवन मैनी डेफिनेशंस ऑफ poverty in this regard, but in many countries poverty has been defined in the context of per capita intake of calories and minimum level of per capita consumption expenditure। कई इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी डिफरेंट व्यूज़ दिए कि पॉवर्टी का मतलब ये है, ऐसे है, वैसे है, मगर ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि जो पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है या पर कैपिटा जो कैलोरी कंजम्पशन है उसी को बेस मान के मेजर किया जाता है कि ये बंदा गरीब है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन, अगर आप 2100-2200 एग्जैक्ट डाटा आप चेक करें ना नेट पे, 2100-2200 कैलोरीज खाते हो और अगर विलेज में रहते हो तो आप गरीब नहीं माने जाओगे, और अगर आप शहर में रहते हो और 2000 कैलोरीज या उससे ज़्यादा खा रहे हो तो गरीब नहीं माने जाओगे। इससे कम लेवल की जो कैलोरीज है वो खाते हो तो आप गरीब हो। वैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि अगर आप इतने खर्चे से ज़्यादा करते हो तो आप गरीब नहीं हो, इतने खर्चे से महीने का कम खर्चा है तो आप गरीब हो। समझ के बात। वी शैल स्टडी एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इन बोथ द कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया में हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को दोनों कॉन्टेक्स्ट में। एक तो पर कैपिटा इनकम के मतलब पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन के, पर बंदा कितना कैलोरीज कंज्यूम करता है, और जो पर कैपिटा जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कितना है। इन दोनों के बेस पे हम पॉवर्टी को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है कैलोरी क्राइटेरिया। कैलोरी क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इस बात को। द एनर्जी दैट एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द फूड दैट ही ईट्स एवरी डे इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, ठीक है। तो एक इंसान जब भी कोई खाना खाता है या कुछ भी फूड खाता है या कंज्यूम करता है तो उससे जो भी उसके शरीर को एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीज से मेजर किया जाता है, ठीक है। इन इंडिया नीति आयोग, जिसको पुराने ज़माने में प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट एन इंडिविजुअल इन रूरल एरिया मस्ट गेट 2400 कैलोरीज एंड इन अर्बन एरियाज 2100
100 कैलोरीज पर डे। तो जो मैंने पुराना डाटा एक आपको एस्टिमेटेड दिया था वो एग्जैक्ट डाटा ये है कि अगर आप 2400 कैलोरीज खाते हो पर डे विलेज में रह के, ठीक है, विलेज में रह के, ध्यान से समझना, रूरल एरिया में रह के अगर 2400 कैलोरीज या उससे ज़्यादा खाते हो तो आप गरीब नहीं हो। और अगर अर्बन एरिया में, शहर में रहते हो और 2100 कैलोरीज या उससे ज़्यादा खाते हो तो गरीब नहीं माने जाओगे आप। Those getting less than this minimum will be treated as living below poverty line। तो जो लोग इस कैलोरी से कम कैलोरीज खा रहे हैं उनको ये माना जाएगा कि वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होता है उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, कि अगर मिनिमम इतना खर्चा करते हो तो या इससे कम खर्चा करते हो तो गरीब हो, अगर इससे ज़्यादा खर्चा है तो आप अमीर हो। एन एक्सपर्ट कमेटी headed by the then Prime Minister's economic advisor, Mr. Suresh Tendulkar, was appointed by the Planning Commission to determine the poverty line based on minimum consumption expenditure criteria। तो जो प्राइम मिनिस्टर जो हेड करते हैं प्लानिंग कमीशन को, उनके जो एडवाइज़र थे जो सुरेश तेंदुलकर, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था कि मिनिमम इतना खर्चा करते हो तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। तो अभी इन फिगर्स को सुन के हंसना मत, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है और ये फिगर्स बड़ी छोटी रह गई हैं। एज पर दिस कमेटी those people will be treated as living below poverty line whose per capita consumption expenditure at 2011-2012 prices is below 816 per capita month, मतलब per capita per month in rural areas and below 1000 per capita per month in urban areas। तो 2011-12 में ये डाटा देखा गया और उसमें 2011-12 के डाटा के हिसाब से अगर कोई भी मतलब 216 रुपये जो खर्चा कर पा रहा है एक मंथ में या उससे ज़्यादा कर पा रहा है तो उसे गरीब नहीं कंसीडर किया जाएगा रूरल एरियाज़ में। और अर्बन एरियाज़ में 2011-12 के डाटा के हिसाब से अगर अर्बन एरिया में कोई एक मंथ में 1000 या उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, उसे कम खर्च कर रहा है तो ये गरीब है। तो सरकार मतलब किसी भी देश की सरकार अगर अपने मिनिमम ये जो खर्चे हैं इसी का लेवल इतना नीचे रखेगी तो पॉवर्टी कहाँ से निकल के आएगी? तो वो तो यही दिखाएगी ना कि हमारे पास तो पॉवर्टी है ही नहीं, हमारे देश में तो गरीबी नहीं है, क्योंकि खर्चा ही इतना लो शो कर दिया। समझ गई बात? तो इसको मतलब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज, रिलेटिव मतलब रिलेशन निकालना कि हमारे इतना है किसी और कंट्री में इतना है। तो जब हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि हमारे कंट्री में इतनी है और दूसरे कंट्री में इतनी है, तो हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करके दूसरी कंट्री से मतलब देखने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे ज़्यादा गरीब हैं या उनसे अमीर हैं। उस सिचुएशन को रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। द कंट्री हुज पर कैपिटा इनकम इज क्वाइट लेस इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज इज ट्रीटेड एज रिलेटिवली पुअर नेशन। तो जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम बाकी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम से कम होती है उन कंट्रीज़ को रिलेटिवली पुअर माना जाता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम एक गिवन पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो इतना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, नहीं कर रहा, इतना खर्चा कर रहा है, नहीं कर रहा। और रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपेयर करते हैं कि अगर हम किसी और कंट्री से कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारा कितना खर्चा है। समझ गई बात? तो मतलब हमारा कितना पर कैपिटा इनकम है। तो जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो अमीर माना जाएगा और जिसका पर कैपिटा इनकम कम है वो रिलेटिवली पुअर माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पॉवर्टी लाइन क्या होती है और उसको किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी लाइन। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा पॉवर्टी लाइन क्या होती है और उसको किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है। पॉवर्टी लाइन इज़ द लाइन विच इंडिकेट्स द लेवल of purchasing power required to satisfy the minimum needs of a person। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो बताती है कि मिनिमम खर्चा इतना अगर करता है कोई बंदा तो वो पुअर नहीं है, अगर इससे ज़्यादा करता है तो पुअर नहीं है, और अगर इससे कम खर्चा करता है तो पुअर है। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो इंडिकेट करती है कि अगर आपकी परचेजिंग पावर फलां से कम है तो आप पुअर हो। समझ गई बात? तो ये पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमिन की जाती है वो भी आगे बताऊँगा आपको। In other words, it represents the capacity to satisfy the minimum level of human needs। तो ये बेसिकली हमें ये बताती है कि अगर आपने अपनी मिनिमम ह्यूमन नीड्स पूरी करनी है तो आपका इतना खर्चा होना चाहिए, अगर इससे कम खर्चा है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो।
द परचेजिंग पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये हमें बताता है कि अगर एवरेज पर कैपिटा ऑन एन एवरेज एक बंदा इतना खर्चा करता है तो गरीब नहीं है, अगर इससे कम खर्चा करता है तो गरीब है, ठीक है। तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। इफ़ वी हैव एन आइडिया ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ परचेजिंग पावर रिक्वायर्ड टू कीप a person at a minimum level of living a little below which he or she would be considered as poor, this purchasing power could then be called poverty line। अगर हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि एक इंसान को अपनी मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तकरीबन कितना खर्चा चाहिए, ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना चाहिए, अगर हमें उस चीज़ का पता लग जाए, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो 2000, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा मत लेके चलना, ये मान के चल रहा हूँ 2000 पर मंथ अगर कोई बंदा खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, बल्कि 2000 आज की महंगाई में कुछ नहीं होता, ठीक है, 8-10 हज़ार होना चाहिए ये तो अगर हमें पता लग जाए कि मिनिमम इतना खर्चा अगर कोई करता है तो वो गरीब नहीं है, तो हम वो एक लेवल बना सकते हैं कि इससे कम कम जो खर्चा कर रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर उनकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं है, ठीक है। दिस लाइन डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू 2 ग्रुप्स, one of those who have this purchasing power or more and the other group of those people who do not have this much of purchasing power। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक वो लोग जिनकी इससे ज़्यादा तनख्वाह है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के अबव चले जाते हैं, जो ये सारी नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स को, और वो लोग जिनकी इन पॉवर्टी लाइन या परचेजिंग पावर से कम जो तनख्वाह है, जिनको कि गरीब कहा जाएगा, ठीक है। द फॉर्मर ग्रुप इज रिगार्डेड एज अबव पॉवर्टी लाइन, जिसको APL कहा जाता है। दीज पीपल आर नॉट रिगार्डेड एज पुअर, इन लोगों को पुअर नहीं माना जाएगा। द लेटर ग्रुप इज कंसिडर्ड एज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको BPL कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। दीज पीपल आर कॉल्ड पुअर, इन लोगों को पुअर कहा जाएगा क्योंकि जो अपना मिनिमम खर्चा है, मिनिमम नीड्स हैं, वो भी ये पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है। दस द पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पीपल इंटू 2 ग्रुप्स, दैट इज कौन कौन से, वन ऑफ दोज who have the minimum required purchasing power or more, जिनके पास मिनिमम परचेजिंग पावर है या उससे भी ज़्यादा है। दिस ग्रुप इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पुअर, उसको पुअर नहीं माना जाएगा। और दूसरा ग्रुप, द अदर ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु डू नॉट हैव दिस मच ऑफ परचेजिंग पावर आर कॉल्ड पुअर, और वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे और जिनको अपनी मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई करने के पैसे नहीं है जिनके पास, उनको पुअर कहा जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करना जो है गवर्नमेंट के बस की बात होती है, आम इंसान के बस की बात नहीं होती, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट was attempted for the first time in 1962 by a working group of eminent economists like Professor D.R. Gadgil, Dr. B.N. Ganguly, Dr. P.S. लोकनाथन, सॉरी मैं गलत बोल गया, एट्सेट्रा। तो उस टाइम पे 1962 में ये कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करने की कोशिश की, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डाइट बेस्ड रिकमेंडेशंस, द वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेड अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ ₹20 पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है, फॉर द रूरल एरियाज एंड ₹25 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एक्सपेंडिचर एट 1960-61 प्राइजेस। तो उस टाइम पे उन्होंने 1960-61 के प्राइजेस के हिसाब से कहा कि जो भी इंसान 20 रुपये एक महीने में खर्च करता है रूरल एरिया में या उससे ज़्यादा खर्च करता है वो गरीब नहीं है, 20 रुपये से कम खर्च करता है तो वो गरीब है। और 25 रुपये उस टाइम के हिसाब से 1960-61 के हिसाब से 25 रुपीज़ से आप ज़्यादा खर्च करते हो, 25 या 25 से ज़्यादा खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं कहलाए जाओगे, अगर उससे कम खर्च करते हो तो आपको गरीब माना जाएगा, ठीक है। It means that people in rural areas whose per month expenditure is less than ₹20 and in urban areas less than 25 will be treated as living below the poverty line। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप विलेज में रह रहे हो और 20 रुपये से कम खर्च कर रहे हो या आपके पास पैसे नहीं है इतना, तो आपका खर्चा कम है तो आपको गरीब माना जाएगा। और अगर शहरों में रह रहे हो तो उस टाइम के हिसाब से अगर 20 रुपये या उससे कम खर्च करते हो तो आपको 25 रुपये या उससे कम खर्च करते हो शहरों में रह के, तो आपको गरीब माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। नाउ in India,
poverty line is defined as the basis of consumption expenditure determined by NSSO. NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये काम NSSO को दे दिया गया है और ये जो NSSO है ये अपने डाटास कलेक्ट करके बताती है कि कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन है और कितना खर्चा है कितना नहीं, ये सारा NSSO का काम है। एज पर NSSO रिपोर्ट्स ऑफ ईयर 2004-2005, poverty line is defined as monthly expenditure required for a daily intake of 2400 calories per person in rural areas and 2100 calories per person in urban areas। तो NSSO ने 2004-05 में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था कि अगर कोई भी इंसान विलेजेस में, रूरल एरिया में रहता है और वो 2400 कैलोरी से कम खाता है तो ही वो गरीब माना जाएगा, नहीं तो गरीब नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर कोई भी इंसान शहर में रहता है और मतलब अर्बन एरियाज़ में रहता है और 2100 कैलोरीज या उससे ज़्यादा कैलोरीज खा रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट जो रुपीज़ में जो इनके जो फिगर्स दिए हुए हैं वो बहुत कम है। दिस एक्सपेंडिचर वॉज ₹368 पर पर्सन पर मंथ इन रूरल एरियाज and 559 per person per month in urban areas in the year 2004-2005। कि अगर कोई भी इंसान 2004-2005 में अगर विलेज में रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है और 368 रुपीज़ या उससे ज़्यादा खर्च करता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। और दूसरी तरफ अगर अर्बन एरिया में रहता है और 559 पर पर्सन पर मंथ खर्चा है तो उसे गरीब, या इससे ज़्यादा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। इससे कम है तो वो गरीबों की जो श्रेणी है या कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। इन 2011-2012 poverty line was further raised by Tendulkar Committee on the basis of 68th survey of the consumption expenditure of NSSO to ₹816 per capita per month in rural areas and ₹1000 पर कैपिटा इनकम इन द अर्बन एरियाज। तो 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी बैठी और उन्होंने ये डाटा को थोड़ा इंक्रीज करके 816 पर कैपिटा पर मंथ रूरल एरिया कर दिया और 1000 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ अर्बन एरिया कर दिया, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। एज पर दिस criteria in 2011-12 21.9% of the India's population was living below poverty line। उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम के डाटा के हिसाब से 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे थे। एज पर इंटरनेशनल लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो अगर कोई भी बंदा $1.90 पर डे कमा रहा है या उससे कम मतलब इससे कम कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो 22.5% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011। तो 2011 का डाटा के हिसाब से इतने परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चल रही थी। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, अगर 2020 की रिपोर्ट की बात करें, इफ पॉवर्टी लाइन ऑफ US, अगर US डॉलर में देखें 3.2 पर पर्सन पर डे, अगर कोई भी इंसान $3.2 से कम कमा रहा है पर डे में तो वो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो 61.7% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर हम अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो हमारे देश में जो पॉवर्टी है उसका जो वो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। एज पर दिस रिपोर्ट, इफ़ पॉवर्टी लाइन ऑफ $5.5 per person per day is taken, then 87% of the India's population is living below poverty line। और अगर हम यही डाटा जो है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें और US का स्टैंडर्ड लेके चलें तो $5.5 पर पर्सन इससे कम कमा रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसमें तो हमारे इंडिया की 87.4% पॉपुलेशन आ जाएगी। समझ गए बात। अब बेसिक नीड्स अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी, तो ये कौन सी अप्रोच थी पॉवर्टी को डिफाइन करने की, इसको डिस्कस करते हैं। द प्रेजेंट ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी मिस रिप्रेजेंट्स द रियल फैक्ट्स। जो अभी जो डेफिनेशन दे रहे हैं कि इतने रुपए से कम कमाओगे तो गरीब है, इतने रुपए से ज़्यादा कमाओगे तो अमीर हो, ये थोड़ा सा हमें मिस रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई रियल फैक्ट्स दिखाते नहीं है हमें। इनफैक्ट द ऑफिशियल डिफाइंड पॉवर्टी लाइन इज़ a starvation line, that is people below this official line cannot even afford the requisite amount of food grains। तो बेसिकली हमें ये जो प्रेजेंट है ये हमें ये दिखाते हैं कि भाई इससे नीचे होते हो तो भाई स्टारवेशन पे हो, भुखमरी की कतार पे हो। समझ गई बात। नाउ अ न्यू अप्रोच टू मेजर द पॉवर्टी लाइन इज डेवलप्ड। तो जो नई अप्रोच है उसको टाइम टू टाइम डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। दिस अप्रोच इज नोन एज बेसिक नीड्स अप्रोच, इसको बेसिक नीड्स अप्रोच कहा जाता है। दिस अप्रोच डिफाइंस पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट
ऑफ फुलफिलिंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन टू लाइन अ ह्यूमेन वे ऑफ लाइफ। तो मतलब अगर इंसान की तरह जीना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, उसको कंसिडर करके ही पॉवर्टी लाइन को बनाना चाहिए, ना कि अपने मिनिमम खर्चे बता दो जिसमें आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो अमीर घोषित कर दी जाए और बहुत कम पॉपुलेशन जो है गरीबी की लाइन पे आए। ये सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही चलता है कि जो सरकारें हैं वो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन ही इतना सेट कर देंगी कि भाई जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाए और अपनी वाह वाह करने को उनको मिल जाए कि देखो जी हमने गरीबी हटा दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी की वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Poverty is the major economic problem of India or any other country since independence। जब से हमारे देश ने आज़ादी हासिल की है तब से पॉवर्टी जो है एक मेन प्रॉब्लम उभर के सामने आई है। इट्स मेन कॉजेज आर एज फॉलोज या आर एज अंडर। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जिस हिसाब से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट रीज़न आ जाता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कि सबको नौकरियाँ नहीं मिल सकती, सबको रिसोर्सेज नहीं मिल सकते। तो जब तक पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल करते तब तक पॉवर्टी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। पॉपुलेशन धमाके की स्पीड से बढ़ रही है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। ठीक है, एज पर सेंसस ऑफ 2011 आर पॉपुलेशन साइज वॉज 121 करोड़ एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 1.2%। तो अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें, अभी लेटेस्ट सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, 21 में होना चाहिए था, तो उसके हिसाब से देखें तो 121 करोड़ पॉपुलेशन थी और हर साल 1.2% से बढ़ रही है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की बढ़ने की। दिस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ मेजर ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रास्ते में एक रोड़ा है, उसके रास्ते को रुकावट क्रिएट कर रही है। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन, per capita income, per capita land, per capita availability of different social services and food grains has been very less। तो पॉपुलेशन तो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है मगर प्रोडक्शन या इनकम या पर कैपिटा लैंड ये सारी चीज़ें तेज़ी से गिर रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। समझ की बात। दस द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज़ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का साइज़ इतना बड़ा है कि सबको नौकरियां नहीं मिल पा रही, सबको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे ताकि वो अपनी गरीबी को हटा सकें। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया प्राइजेज शो इंक्रीजिंग टेंडेंसी। प्राइजेज लगातार बढ़ते रहते हैं। इन 2020-21 द एवरेज राइज इन प्राइस हैज़ बीन 6.2%। अगर हम पूरे एवरेज इन्फ्लेशन रेट देखें तो इन्फ्लेशन रेट था 6.2%। राइज इन प्राइस हैज़ वर्स्ट इफेक्ट ऑन पुअर पॉपुलेशन। इससे गरीब और गरीब हो जाता है। महंगाई होगी तो जो उसके बाद 2-4 पैसे हैं वो भी नहीं रहते, उल्टा कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाएगा कि चलो मिनिमम खर्चा तो निकल जाए। पुअर पर्सनस आर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, इट एक्सपेंड्स पॉवर्टी। अगर गरीब बंदे अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है लेस नेशनल इनकम एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर नेशनल इनकम ही कम होएगी और ग्रोथ रेट हमारी जो इकोनॉमी के ग्रो करने की जो रेट है वही कम होएगी तो गरीबी कहाँ से हटेगी। एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ वेरी लो या वेरी स्लो, कुछ भी कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है और नेशनल इनकम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। पॉपुलेशन मान लो 2% से बढ़ रही है एग्जाम्पल के तौर पे और नेशनल इनकम 2% से भी कम से बढ़ रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर किस तरीके से गरीबी हटेगी। ठीक है, अब वैसे तो इससे ज़्यादा से बढ़ रही है। हेंस पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो लो। तो अगर नेशनल इनकम ही कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी। लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम आर द कॉज ऑफ आर पॉवर्टी। तो हमारी पॉवर्टी का ये रीज़न भी है कि नेशनल इनकम ही बड़ी कम है और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत कम है। अब बंदों की एवरेज इनकम ही कम होगी तो कहाँ से खाएंगे पिएंगे। ग्रोथ रेट ऑफ एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हैज़ ऑल्सो बीन वेरी लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो जो पिछले कई प्लान्स चलते हैं उस पर जो नेट जो एनडीपी है
जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है विद इन द कंट्री, जो माल बनता है, जो प्रोडक्शन होती है, उसकी भी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रही। इट हैज़ बीन 5.1% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। तो जितने भी पीरियड ऑफ प्लानिंग रहे हैं आज़ादी से लेकर अब तक, उस पर 5.1% ही है, जो कि कम है। ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.9%। पॉपुलेशन हर साल 1.9% ज़्यादा बढ़ जाती है। दस ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम हैज़ बीन वेरी स्लो। तो जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का या पर कैपिटा इनकम का, वो काफ़ी स्लो है। ऑन अकाउंट ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉवर्टी कुड नॉट बी एराडिकेटेड। अगर इतना स्लो रेट से नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी को हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, तो जब नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर गरीब ही रहेंगे ना। और अंडर एम्प्लॉयमेंट है मतलब अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं या कम मिल रहा है, वो लेवल नहीं मिल रहा जो उनका लेवल है काम करने का, उतनी जॉब नहीं है अवेलेबल। पुअर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग कॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी होने का। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी सीरियस। ये तो सबको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है अवेलेबल। इन दिसंबर 2017 अबाउट 4.24 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सनस वर रजिस्टर्ड विद 969 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो ये डाटा थोड़ा ऐड कर दोगे। अब ये तो रजिस्टर्ड जो हुए हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं वो तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूरल इकॉनमी। हमारी इकॉनमी ज़्यादातर रूरल है, मतलब विलेजेस में लोग ज़्यादा रहते हैं और शहरों में कम रहते हैं। इंडियन इकॉनमी इज़ प्रीडोमिनेंटली रूरल इकॉनमी। ठीक है, ज़्यादातर लोग पिंडों में रहते हैं या फिर विलेजेस वगैरह में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम खेती बाड़ी है। ठीक है, अबाउट 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वेयर एज इन अदर कंट्रीज अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन एग्रीकल्चर। हमारी 46.2% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है, वो काम करती है। मगर बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत कम जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर का काम करती है। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इन यूके, अगर यूके की बात करें तो 1.3% लोग ही एग्रीकल्चर में है। यूएसए की बात करें तो 0.7%, जापान की बात करें तो 2.9% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में है। ठीक है, इन इंडिया 46.2% of the total population is engaged in agriculture, but its contribution to the national income is only 17.2%. तो लोग लगे हुए हैं 46% के करीब काम करने के लिए, और जो पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 17.2% है। मतलब एफिशिएंसी बहुत कम है एग्रीकल्चर सेक्टर की। समझ की बात? इट मीन्स that despite India's being predominantly an agriculture country, it is very much backward in agriculture. India अभी भी predominantly agriculture country है, मगर agriculture main source of occupation है, और agriculture में ही अभी बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, क्योंकि 1% जनता एग्रीकल्चर में 1% ऑफ नेशनल इनकम भी नहीं बना पा रही। समझ रहे हो बात? एफिशिएंसी बहुत कम है। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल डेफिशिएंसी, पैसे की कमी है। कैपिटल हैज़ अ स्पेशल रोल टू प्ले इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन एंड अदर मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। कैपिटल चाहिए ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री अच्छी होएगी, इरिगेशन अच्छा होएगा। कैसे अच्छा होगा? पैसे से। ठीक है, हेंस एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अकाउंटिंग फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री इज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कमी होना भी काफ़ी कंट्री को मजबूर कर देता है कि वो अपने लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं करवा पाती। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हेयर द पावर ऑफ द पीपल टू सेव कैपिटल इज़ वेरी लिटल। लोग पैसा सेव नहीं कर पाते, खर्च कर देते, शादी ब्याह पे उड़ा देते। लेस सेविंग्स लीड्स टू लेस इन्वेस्टमेंट विच इन टर्न लीड्स टू लेस इनकम इन द कंट्री। अगर सेविंग लो होगी तो इन्वेस्टमेंट लो होगी, इन्वेस्टमेंट लो होगी तो उससे क्या होगा? इनकम फर्दर लो हो जाएगी। तो कैपिटल की डेफिशिएंसी भी एक रीज़न है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारे कंट्री में उतने एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जितने ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में। समझ की बात? हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं है। कितने हैं? अगर आप पूरे कंट्री में देखो तो 10 to 15 फैमिलीज़ ही पूरे कंट्री को चला रही हैं। ठीक है, इन द शायद मैं 10-15 ज़्यादा कह गया, इससे भी कम हो सकती हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री देयर इज़ अ नीड फॉर सच एंटरप्रेन्योर्स हु आर क्रिएटिव, कॉम्पिटेंट एंड प्रोफिशिएंट इन देयर ट्रेड एंड हु कैन टेक रिस्क इन अ बोल्ड मैनर। तो जब भी किसी कंट्री ने डेवलप होना होता है इंडस्ट्री, तो शुरुआत की स्टेजेस में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो आके अपना पैसा लगाएं और
इंडस्ट्रीज़ खोलें नई नई, ताकि जो लोगों को जॉब्स भी मिले, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े और ओवरऑल ग्रोथ हो इकोनॉमी की। ठीक है, काम करेंगे तो जीडीपी तो बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की काफ़ी कमी है। कंसिक्वेंटली ओनली दोज इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड विच डू नॉट इन्वॉल्व मच रिस्क। तो ऐसी इंडस्ट्रीज ही डेवलप हो पाई जिनमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। इट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आर नेशन, सो इनकम ऑफ द पीपल हैज़ रिमेन लो। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स अच्छे और रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे तो नई नई इंडस्ट्रीज़ नहीं खुलेगी, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ी सी मतलब पैसिव, या फिर ये कह सकते हो कि जो रिस्क न्यूट्रल टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं वो ही आगे आ पाएंगी, और इंडस्ट्री इतना ज़्यादा डेवलप हमारा कंट्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे नहीं है जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। इंडिया हैज़ बैकवर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो बैकवर्ड है। नो डाउट consumer goods industries like soap, clothes, sugar, leather, etc. have developed to a large extent, but capital and producer goods industries have not yet developed properly. तो ये जो कंज्यूमर के छोटे मोटे सामान है ये तो हम बना पा रहे हैं, मगर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं अभी भी हमें वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। वी स्टिल हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज़ विद रिगार्ड टू दीज इंडस्ट्रीज़। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलनी है उनकी मशीनों के लिए बाहर की कंट्रीज़ में हम डिपेंडेंट हैं। इट हैज़ लेड टू लो नेशनल इनकम एंड पॉवर्टी। तो अगर हम अपने देश में खुद ही वो इंडस्ट्रीज़ नहीं डेवलप करेंगे तो जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे और इंडस्ट्री अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे, ये भी एक पॉवर्टी का रीज़न आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, द सोशल बेस ऑफ आर कंट्रीज इकोनॉमी लाई इन इट्स सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस। हमारा जो सोशल बेस है वो हमारे कस्टम ट्रेडिशंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस आर कास्ट सिस्टम क्या है हमारा, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंसेस एंड सक्सेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सारों में प्रॉब्लम्स पाई जाती है। कैसे? All these customs and traditions create hindrance in the path of economic development. तो economic development के path में ये सारे custom and traditions रुकावट create कर रहे हैं। Often poor people waste a lot of money on observing social customs, rituals, social obligations, unproductive activities and functions like marriages, death festivals etc. जो गरीब बंदा है या मिडिल क्लास का भी है, शादी ब्याह पे, डेथ पे इतनी सेरेमनी करनी, ये करना वो करना, सारे पैसे उड़ा देते हैं और गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। समझ की बात? फॉर दिस दे स्पेंड देयर हार्ड अर्नड मनी और इवन दे बोरो, मतलब लोन्स भी लेने को तैयार हो जाते हैं ये सारे फंक्शंस करने के लिए। इट लैंड्स देम इन डेट ट्रैप, इससे वो कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। द सेम मनी could be used in productive activities to increase the income. वही पैसा वो अपनी इनकम को बढ़ाने में कहीं लगा सकते थे जो उन्होंने ऐसे सोशल कस्टम्स वगैरह पे उड़ा दिया। ठीक है, अब अमीर बंदा खर्च कर दे कोई चक्कर नहीं, उसके पास तो पैसा है, मगर हमारे देश में अमीरों की परसेंटेज कितनी है? अमीरों की परसेंटेज तो बहुत कम है। और अगर गरीब भी ये काम करेगा और अपनी सारी सेविंग उड़ा देगा या फिर अपने लोन्स ले लेके ये काम करेगा तो वो तो और गरीब रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज़ अ रिच कंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे, वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, मैग्नीज, मिका एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो ये सारे मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में इंडिया में अवेलेबल हैं। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर आर रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो रिवर्स निकल रही हैं उसके ऊपर डैम वगैरह बना के बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो जो हमारे पास ज़मीन भी ऐसी है कि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। मैन पावर इज़ ऑल्सो अबंडेंट, जो इंसान है वो भी बहुत ज़्यादा है, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है। हाउएवर all these resources have not been properly exploited in India. इन सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अगर इस्तेमाल ही नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, काम नहीं होगा जीडीपी लो होएगी, गरीब के गरीब रह जाएंगे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स लेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो इतनी ज़्यादा देश की इनकम बढ़ेगी नहीं और पुअर के पुअर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, ये भी एक रीज़न है गरीबी का। Another main cause of poverty in India is unequal distribution of income. Income inequalities बहुत ज़्यादा हैं। Attempts have been made in plans to reduce inequality in distribution of income through taxation and other measures. सरकार ने टाइम टू टाइम जो 5 ईयर प्लान्स आए हैं उसमें पूरा जोर लगाया कि इनइक्वालिटी कम हो जाए, मगर हुई नहीं। ठीक है, बट डिस्पाइट दीज मेजर्स
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम परसिस्ट। तो जितना मर्जी सरकार ने जोर लगा लिया, टैक्स लगा लिया, अमीरों पे गरीबों पे खर्चे कर लिए, फिर भी ये जो इनइक्वालिटी है ये अभी भी जिंदा है और बढ़ती जा रही है। पर्सन सर्वाइविंग एट बॉटम लेवल आर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो जो एकदम बॉटम में जिंदा है, जो एकदम निचले लेवल पे जिंदा है, बस वो जिंदा है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में वो लोग जी रहे हैं। और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री में वो पुअर की है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा कोई भी गवर्नमेंट फलां पार्टी की कोई भी आ जाए वो नहीं देती, ताकि उसकी बदनामी ना हो जाए कि असल ज़िंदगी में इतने पुअर हैं। ठीक है, बट जब सरकारें चेंज होती हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी आती है, फिर वो डाटा निकालते हैं कि भाई पिछली सरकारों में ऐसा था और हमने ऐसा किया, और जब भी रिजीम चेंज होता है तो ऐसा ही होता है। तो ये तो राजे महाराजाओं से चलता आ रहा है कि जब भी रिजीम चेंज होता है तो दूसरे राज्य की बुराई करते हैं और अपनी बढ़ाई करते रहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें हमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करो। तो सिचुएशन ऐसी ही रहती है तकरीबन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ भी एक रीज़न है पॉवर्टी के होने का। इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इनएडिक्वेट और एक्सेस मानसून या रेनफॉल हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अगर इनएडिक्वेट कम बारिश हुई तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बारिश हुई तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, फ्लड्स और ड्रॉट आर वेरी कॉमन इन इंडिया। या तो फ्लड्स आ जाते हैं या ड्रॉट आ जाता है, नॉर्मल सिचुएशन कम ही रहती है। दीज नॉट ओनली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो अफेक्ट इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि उनको भी एग्रीकल्चर से रेगुलर मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो उनको नहीं मिल पाता। नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड्स आ जाए या ड्रॉट्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, एटसेट्रा अफेक्ट द पुअर सेगमेंट्स वेरी बैडली। तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो ये जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं वो और ज़्यादा उनको गरीबी की तरफ धकेल देती हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो पैसे खर्च करके इधर उधर निकल जाते हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ करप्शन बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एटसेट्रा डज नॉट रीच द पुअर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। सरकार अगर प्लान बनाती भी है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि वो पैसा गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते, वो बीच में ही खा पी जाते हैं। समझ की बात। कोई भी सरकार हो, करप्शन कोई नहीं रोक पाया आज तक, चाहे डेवलप कंट्री है चाहे अंडर डेवलप कंट्री है। मोर ओवर पुअर पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ करप्शन इन पब्लिक रिक्रूटमेंट्स। पब्लिक रिक्रूटमेंट्स में भी, सरकारी जॉब्स में भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन पाई जाती है, और ये हर एक सरकार में होता है। ठीक है, कोई भी सरकार को हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ सरकार ने ज़्यादा किया, फ़लाँ सरकार ने कम किया। हर एक सरकार में करप्शन तो होती है। नेक्स्ट आ जाता है पुअर वर्क कल्चर इन इंडिया। पीपल हैव पुअर वर्क कल्चर। लोगों का काम करने का ढंग ही सही नहीं है, काम ही नहीं करना चाहते, सुस्ती डालना चाहते हैं। ठीक है, पीपल इन इंडिया आर लेथार्जिक, थोड़े सुस्त हैं। ठीक है, दे डू नॉट मेक मच एफर्ट्स टू अर्न मनी। मनी को अर्न करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारते। तो मतलब ये सब के लिए कहना सही नहीं है, मगर एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो इन करेक्टरिस्टिक्स से जो है मतलब सफ़र करती है। इन डूइंग बिलो स्टेटस जॉब्स दे फील अशेम्ड इन द सोसाइटी। वो कहते हैं यार ये नौकरी तो मिल नहीं रही, मेरी क्वालिफिकेशन तो ये है, इससे नीचे मिलेगी तो मैं काम ही नहीं करूँगा। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन लो इनकम। उससे क्या होता है, उनको वो वाली जॉब्स मिलती नहीं है और अशेम्ड होकर नीचे वाली करते नहीं है, तो फिर या तो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, या फिर अगर नीचे वाली कर भी लेंगे तो मतलब उनकी इनकम लो होगी। ठीक है, तो पुअर वर्क कल्चर इंडिया में एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इन इंडिया देयर इज़ मोर स्प्रेड ऑफ जनरल एजुकेशन देन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन है वो कम है, और जो जनरल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर जनरल एजुकेशन द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट जॉब्स और डू नॉट गेट मच स्किल्स टू स्टार्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब खुद का काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो जनरल एजुकेशन है उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जा रहे हैं, और ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनमें तो कहीं काम आती नहीं है। समझ की बात। तो टेक्निकल एजुकेशन बड़ी कम है। इट रिजल्ट्स इन लो इनकम। तो जब बंदे उस हिसाब से पढ़ेंगे और उस हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो अपना कोई खुद का काम भी नहीं कर सकते, ना किसी अच्छी जगह पे काम कर सकते। ये भी एक गरीबी के होने की वजह हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने पेपर में लिख सकते हो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा गवर्नमेंट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। ठीक है, हमारे देश में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया जिससे पॉवर्टी रिमूव हुई। रिमूव तो टोटली नहीं हुई, फिर भी सरकार के क्या क्या मेजर्स रहे हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के, वो सारे डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है और ये प्लान्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो पॉवर्टी का चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉजेज़ क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एक ही बात है, मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सरकार ने लाए ताकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो गरीबी हट जाएगी। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, और तीसरा प्रोग्राम आ जाता है अदर प्रोग्राम्स। ये तीनों के तीनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, कि सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की कैसे कैसे और कौन कौन सी तरीके से या कौन कौन से प्लान के अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की ताकि लोगों को जॉब्स मिलें और गरीबी से वो निकलें। द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एम at increasing the income of the poor by providing them productive employment। तो इसमें सरकार का मकसद था कि उनको कोई ना कोई काम दे दिया जाए जिससे उनकी तनख्वाह लग जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। The government has adopted following employment generation schemes for eradicating poverty। पॉवर्टी को हटाने के लिए सरकार ने फॉलोइंग स्कीम्स जनरेट की। अब इनका नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन जब मैं अपने पेपर देता था स्टूडेंट लाइफ में तो मेरे को ये नाम कंफ्यूज कर देते थे। कंफ्यूज इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा सरकार की स्कीम्स हैं और वो हिंदी में याद रखना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये जो सारी योजनाज हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के जो गवर्नमेंट के स्टेप्स थे वो और ये सेम है। ठीक है, टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरियाज, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विलेजेस इन 1999। तो सरकार ने विलेजेस में जो है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम 1999 में शुरू किया। अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनको एनकरेज किया गया। द स्मॉल एंटरप्राइजेज आर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एज वेल एज ऑन कलेक्टिव बेसिस एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो या तो इंडिविजुअल लेवल पे छोटी छोटी कंपनियां खोली गई या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिल गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक एंटरप्राइजेस को खोल दिया गया। द पुअर आर ग्रांटेड लोन्स एंड सब्सिडीज टू इस्टेब्लिश दीज इंडस्ट्रीज। तो जो गरीब लोग हैं ये काम करना चाहते थे उनको सरकार ने लोन्स दिया सस्ते रेट पे। ठीक है, इन 2011-2012 ये जो SGSY स्कीम है, दिस स्कीम वॉज रीस्ट्रक्चर्ड, उसका नाम चेंज किया गया और नाम चेंज करके उसका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको NRLM कहते हैं, वो रख दिया गया। दिस स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज आजीविका। अब इसका नाम फिर से चेंज करके आजीविका कर दिया और इसको आजीविका भी कहा जाता है। नाउ फिर से नाम चेंज कर दिया। NRLM हैज़ बीन मर्ज्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना। तो अब इसका नाम फिर चेंज कर दिया। भाई स्कीम एक रहती है, जब सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं तो स्कीम के नाम वगैरह चेंज करके उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस करती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट रन्स नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सरकार जो है ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो इंडिया में सबसे मतलब गए गुजरे 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सरकार ये प्रोग्राम चलाती है, उनको काम कराती है और उनको फूड प्रोवाइड करा देती है। इन दिस प्रोग्राम वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स के तौर पे वेजेस दी जाते हैं, उनको खाने की चीज़ें दे देते हैं, फूड ग्रेन्स दे देते हैं। दिस स्कीम हैज़ एनहेंस्ड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ एंड प्रमोटेड फूड सिक्योरिटी। इससे जो लोगों को खाने की प्रॉब्लम थी, खाने को नहीं मिल रहा था, उनको खाने को दे देती है। दिस स्कीम इज़ एम्ड एट ऑल रूरल पुअर पर्सनस। तो जितने भी रूरल पुअर पर्सनस हैं उन सब की गरीबी हटाने के लिए ये एम करती है ताकि उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो मिल सकें। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ये तो सबको पता है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है। सो दीज हैव मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इसमें अगर इनको बढ़ाया जाए तो इनमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी। स्पेशल मेजर्स have been taken by government to develop small and cottage industries with a view
टू रिमूविंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सरकार ने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इनकरेज किया, सस्ते में लोन्स वगैरह दिए, सस्ते में ज़मीनें दी, ठीक है। वेरियस टैक्स कंसेशंस एंड इंसेंटिव्स आर गिवन टू दीज इंडस्ट्रीज ताकि वो खुलें और लोगों को जॉब्स वगैरह मिलें। नेक्स्ट आ जाता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको SSRY कहा जाता है। दिस प्लान एम्स at providing self-employment or wage employment to urban unemployed and underemployed persons। जो अर्बन एरियाज़ में, शहरों में लोग रहते हैं, क्योंकि नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 प्रोग्राम्स, इसमें 2 प्रोग्राम्स है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसको USEP कहा जाता है और दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसको UWEP कहा जाता है। इन अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम द पर्सन स्टार्ट्स हिज ओन वर्क और बिजनेस एंड अर्न्स प्रॉफिट। तो पहले वाले में जो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसमें बंदा खुद का कोई काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस, और अपना प्रॉफिट कमाता है, अपने आप को रोजगार प्रोवाइड करवाता है। वाइल इन द अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम द पर्सन टेक्स एम्प्लॉयमेंट एंड गेट्स वेज और सैलरीज फॉर हिज वर्क। तो दूसरे वाले सिचुएशन में वो किसी के अंडर काम करता है और उसको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं। इन September 2013 SSRY हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जिसको NULM कहा जाता है। नाउ दिस स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय NULM। तो इसका नाम टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। इट एम्स टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़। तो अर्बन पुअर जो हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाना इस जो प्लान का मकसद है, जो एड ऑन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ डिटेल वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। Government enacted Manrega in 2005 in 2005 and in year 2006-7 this program was implemented in 200 districts of the nation। तो शुरुआत में 2006-2007 में इसको जो इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। नाउ दिस एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू होल नेशन, पूरे जो नेशन है पूरे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to poor persons living in rural areas। तो जो भी रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनको कम से कम 100 दिनों का रोज़गार या 100 days की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इन दिस स्कीम 7.56 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड जॉब इन ईयर 2020-2021। तो इसके हिसाब से जो 2020 एंड 2021 का डाटा है उसके हिसाब से 7.56 करोड़ लोगों को जॉब्स मिली थी, ठीक है। लेटेस्ट डाटा आप गूगल पे चेक कर सकते हो या किसी भी गवर्नमेंट साइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। दूसरा आ जाता है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। सरकार ने जो प्रोडक्टिव एसेट्स को एक्वायर किया और खुद काम किया ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सकें। दीज प्रोग्राम्स आर रिलेटेड विद द स्कीम्स प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो एक्वायर कर सकें प्रोडक्टिव एसेट्स को, सो दैट दे कैन एक्वायर प्रोडक्टिव एसेट्स। अगर उनके पास प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे तो काम भी कर लेंगे। द पुअर में इंक्रीज देयर इनकम बाय यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, दिस विल हेल्प इन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। इससे उनकी गरीबी कम हो जाएगी। सरकार ने सस्ते रेटों पे लोन दिया ताकि वो ज़मीनें खरीद के फैक्ट्रियाँ खोल लें वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड फॉलोइंग स्कीम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। नंबर 1, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सस्ते रेटों पे ज़मीन दी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़मीनें सस्ते रेटों पे दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता रखा वगैरह वगैरह। द डिफरेंशियल rate of interest scheme was launched in 1972 to advance loans to the poor at a very low rate of interest of 4% per annum। तो 4% पे लोन्स प्रोवाइड किए गए 1972 के बाद, तब की बात है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो सस्ते रेटों पे लोन लेके उसका फ़ायदा उठा सकें। अंडर दिस स्कीम एटलीस्ट 2/3 अमाउंट ऑफ द लोन इज़ एडवांस्ड टू द रूरल पुअर। जो रूरल पुअर है उनको 2/3 अमाउंट दे दिया जाएगा। द पुअर में सेटअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल ऑब्टेन्ड थ्रू दीज लोन्स। तो इन लोन्स के थ्रू वो अपना कोई छोटा मोटा काम खोल सकते हैं। तो 2/3 ऑफ द लोन सरकार देगी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 1/3 ऑफ द लोन, 1/3 उनको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा।
Consequently, their income will increase and poverty may be alleviated. अगर वो कोई काम करेंगे तो कोई ना कोई काम शुरू होगा जिससे उनको जॉब्स वगैरह मिलेंगी. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इसमें क्या हुआ? दिस प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001. Under this scheme, concessional loans are given to villagers for purchase of milk producing cattle and other productive assets. तो इस योजना के अंडर सरकार ने लोन्स दिए सस्ते रेटों पे, जिससे लोग कोई कैटल्स वगैरह खरीद पाएंगे, बकरियां वगैरह खरीद पाएंगे और कोई प्रोडक्टिव एसेट्स जिनसे उनकी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए. नेक्स्ट आ जाता है concessional loan to start cottage and small scale industries. Government provides concessional loans to start small village and cottage industries. सस्ते में लोन मिले ताकि अपना छोटा मोटा कोई काम खोल सकें. ठीक है. थर्ड आ जाता है अदर प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन. इसमें फर्स्ट आ जाता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च. तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके. द प्रोग्राम कवर्स areas such as primary education, adult education, rural health, rural water supply, rural roads, rural electrification, rural housing and ecological improvement of urban slums. तो ये सारी चीज़ें कवर की गई ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जा सके. It has proved very beneficial to poor and weaker sections of the society. उनको काफ़ी हेल्प मिली इस प्लान से. नेक्स्ट आ जाता है 20 पॉइंट प्रोग्राम. 20 पॉइंट प्रोग्राम में सरकार ने क्या किया? 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1982 विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू द मासेस एंड रिलीविंग देम फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ द पॉवर्टी. तो गरीबी को हटाने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम्स भी आगे लाए. इसमें क्या था? इट्स मेन पॉइंट्स वर, मेन पॉइंट्स बता देता हूँ. फिक्सिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर की मिनिमम तनख्वाह फिक्स करो. प्रोविजन ऑफ हाउसेज फॉर रूरल एरियाज, जो गरीब लोग हैं उनको घर प्रोवाइड करवाओ. एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस को एक्सपैंड करो. रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर है उनको रिहेबिलिटेट करो, कहीं और सेट करो. इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा. तो ये 20 पॉइंट सरकार ने दिए थे जिससे कि गरीबी हट सके. मैंने कुछ पॉइंट लिख के एटसेट्रा कर दिया है. नेक्स्ट आ जाता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. इसमें क्या है? दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्कीम. सबसे पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. अंडर दिस स्कीम pension is provided to persons above the age of 60 years and living below the poverty line. जो लोग poverty line से कम है, नीचे रह रहे हैं और 60 years से ऊपर हैं, उनको जो इसके अंडर जो है पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन टू बिलो पॉवर्टी लाइन विडोज़. जो विडोज़ हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं और जिनका एज ग्रुप 40 to 59 ईयर्स हैं, उनको इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के अंडर थोड़े बहुत पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकें. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सनस विद सिवियर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इन द एज ऑफ 18 to 59 ईयर्स. तो जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए भी एक फैसिलिटी सरकार ने दी ताकि उनको भी थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाएंगे ताकि वो अपना मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना. ठीक है. अभी कल परसों ही मेरा एक दोस्त है, उसने वो बैंक में लगा हुआ है एसबीआई में, तो वो मुझे कह रहा था कि भाई अटल पेंशन योजना खुलवा ले कन्विंस कर रहा था. मैंने कहा भाई तू इतना कन्विंस क्यों कर रहा है मुझे? वो कहता है यार ऊपर से काफ़ी प्रेशर है कि इतने खाते खोलने आज, और एसबीआई में वो लगा हुआ है. और मैंने कहा यार तू एसबीआई बैंक में लगा हुआ है फिर भी मतलब इतना प्रेशराइज हो रहा है. कहता है यार आजकल एसबीआई बैंक वो बैंक नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया है. तो इसमें क्या है? अटल पेंशन योजना में क्या है? फॉर इंश्योरिंग ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ पुअर वर्किंग पर्सन्स, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अटल पेंशन योजना, जिसको APY भी कहा जाता है, इन ईयर 2015-16. इसके अंदर क्या होगा? एनी पर्सन इन द एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स कैन ज्वाइन दिस स्कीम. इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज़ गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर सब्सक्राइबर रेंजिंग between ₹1,000 to ₹5,000 per month depending upon the monthly voluntary contribution. तो इसमें गारंटेड है कि भाई आपको मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 हर महीने मिलेगा ही मिलेगा. डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो. ठीक है. द सब्सक्राइबर विल रिसीव पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर. 60 ईयर या उससे ज़्यादा होएगा तभी पेंशन लगेगी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आम आदमी बीमा योजना, AABY. वेरी इंपॉर्टेंट. आम आदमी बीमा योजना हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन सिटीजन्स इन द एज ऑफ 18 to 59 ईयर्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस. तो ये शुरू की गई थी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और
पॉवर्टी लाइन से मार्जिनली थोड़े से ही ऊपर हैं, उनके लिए 18 ईयर्स टू 59 ईयर्स के बीच में उनकी लाइफ इंश्योरेंस की जाएगी। इन दिस योजना हेड ऑफ द फैमिली और वन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इज इंश्योर्ड, उसकी इंश्योरेंस होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 50% ऑफ द प्रीमियम ऑफ ₹200 पर पर्सन पर ईयर एंड द रिमेनिंग 50% प्रीमियम इज बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी 50% और 50% बियर करेगा स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट मिल के लोगों को इंश्योर कर देंगे, ताकि अगर जो अर्निंग मेंबर है वो गुजर जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए तो बाकी फैमिली मेंबर्स को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, ठीक है। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 30,000 एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ टोटल डिसेबिलिटी 75,000 जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंत्योदय अन्ना योजना, ठीक है। अंत्योदय अन्ना योजना, अन्न योजना, अन्न मतलब वो फूड ग्रेन्स वाला अन्न, ठीक है। इन दिस स्कीम फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ ₹2 per kg फॉर व्हीट एंड ₹3 per kg फॉर राइस आर प्रोवाइडेड टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज। जो बहुत गरीब फैमिलीज हैं उनको ₹2 किलो के हिसाब से व्हीट और ₹3 किलो के हिसाब से राइस दी जाएगी। इन दिस स्कीम सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स weighing 35 kg per family per month are distributed through PDS to the poorest of poor families from amongst the BPL families। तो इसमें तकरीबन पर फैमिली 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनकी फैमिली को। नेक्स्ट है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड PDS भी इसको कहा जाता है, ठीक है। द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज विच आर नॉट कवर्ड इन अंत्योदय अन्ना योजना आर कवर्ड इन टारगेटेड PDS। और जो पिछली योजना में कवर नहीं हुए लोग उनको टारगेटेड PDS में कवर किया जाएगा। इन दिस स्कीम 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली आर सप्लाइड टू बिलो पॉवर्टी लाइन एट द रेट ऑफ ₹4.15 पर kg ऑफ व्हीट एंड 5.65 पर kg ऑफ राइस। तो इतने रुपए में व्हीट और राइस दिया जाएगा ताकि वो अपनी मिनिमम नीड्स पूरी कर सकें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 35 kg की है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारत निर्माण योजना, ये भी गवर्नमेंट ने शुरू की। इन दिस स्कीम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरियाज़। तो क्या है, जो लोग रूरल एरियाज़ में फ्री हैं उन्हीं से काम करा के उन्हीं के जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। इन दिस स्कीम ऑल विलेजेस विल बी कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड्स बनाई जाएंगी और ऑल विलेजेस टू बी प्रोवाइडेड विद टेलीफोन कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा। तो वहीं पे बेसिक फैसिलिटीज़ देने के लिए उन्हीं के लोगों को जॉब्स पे रख के उन्हीं से काम करवा लिया जाएगा, ठीक है। दिस स्कीम ऑल्सो प्रमोट्स रूरल हाउसिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन द इरीगेशन। तो इसमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं और जो रूरल हाउसिंग है उनके भी घर बनाना वगैरह आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। इन दिस योजना अ हेल्थ कवर ऑफ ₹30,000 इज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी एंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर देना। अंडर दिस योजना स्मार्ट कार्ड्स आर इशूड टू बेनिफिशरीज टू अनेबल कैशलेस ट्रांजेक्शन्स फॉर हेल्थ केयर। तो उनको स्मार्ट कार्ड्स दिए जाएंगे जो वो कहीं भी जाके वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो 30,000 का जो इलाज है उनका वो हो जाएगा फ्री में, ठीक है। नाउ इन इट्स प्लेस आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, जो आयुष्मान भारत है उसको लॉन्च कर दिया गया है इन ईयर 2018-19 में। इन दिस मिशन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड टू द पुअर फैमिलीज़। तो जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी उनकी, वो अपना जाके इलाज वगैरह करा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्कॉलरशिप स्कीम, in this scholarship scheme 1 lakh scholarships are awarded each year under which each selected student is given 6,000 per annum, ठीक है। पर annum उनको 6,000 दिया जाएगा, हर साल 6,000 दिया जाएगा फॉर स्टडिंग इन द क्लास 9th से लेकर 12th तक, ठीक है। दिस स्कीम बेनिफिट्स इंटेलिजेंट पुअर स्टूडेंट्स। जो पुअर स्टूडेंट्स है और इंटेलिजेंट है उनको हर महीने मतलब हर साल 6,000 रुपया दिया जाएगा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का, ताकि वो पढ़ें और कोई नौकरी अच्छी लग जाए उनकी, गरीब ना रहें। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, ठीक है।
To ensure food security in the nation, government has enacted National Food Security Act in year 2013. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को जो है सरकार ने एनेक्ट किया था, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 5 kg फूड ग्रेन्स per person per month belonging to priority households will be provided at concessional rates। तो बेसिकली जो गरीब लोग हैं उनको 5 किलो जो है फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर फैमिली, मतलब पर पर्सन, अगर एक फैमिली में 5 बंदे तो 25 किलो हो गया, 7 बंदे हैं तो 35 किलो हो गया, इतना दिया जाएगा। द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड इंक्लूड्स पुअर पर्सनस, तो मतलब ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको है, जो गरीब बंदे उन्हीं को दिया जाएगा। फूड ग्रेन्स विल बी प्रोवाइडेड टू दिस कैटेगरी एट ₹3 per kg for rice, ₹2 per kg for wheat and ₹1 per kg of coarse grains। तो ये सारे के सारे रेट हैं जिसमें उनको सामान दिया जाएगा। द पुअर हाउसहोल्ड्स not covered under priority households will also be provided food grains at concessional prices not exceeding 50% of the MSP, 50% of the MSP announced by the government। तो जो भी गवर्नमेंट ने MSP डिक्लेयर किया उसके 50% पे बाकी जो पुअर है उनको दिया जाएगा, ठीक है। जो एकदम से बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको तो 2-3 रुपये में दिया जाएगा, और जो थोड़े से उनसे अमीर हैं मगर बिलो पॉवर्टी लाइन या मार्जिनली पुअर हैं उनको भी जो है MSP के 50% पे दिया जाएगा। अबाउट 75% of the rural population and 50% of the urban population is being benefited under this act। तो तकरीबन 75% जो है रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं और अर्बन एरियाज़ में जो 50% लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, इस प्रोग्राम से हुआ भी है, ठीक है। अंडर द COVID-19 वेव, government has distributed free food grains to all the beneficiaries of the National Food Security Act over and above their regular quota। तो जो भी उनका रेगुलर कोटा था उससे भी ज़्यादा सरकार ने दिया। These free distribution food grains are covered under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये इस प्रोग्राम के अंडर भी कवर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जिसको DBT कहा जाता है। गवर्नमेंट स्टार्टेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम ऑन 1 जनवरी 2013 इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो सरकार ने पहले तो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स पे ही अप्लाई किया कि डायरेक्टली लोगों को बैंक अकाउंट में ही पैसे डाल दिए जाएँ, उनकी जो सब्सिडी वगैरह है या ओल्ड एज पेंशन है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे, तो फिर करप्शन के जो चांसेस हैं वो कम है। इन दिस स्कीम गवर्नमेंट बेनिफिट्स जैसे कि सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन, मनरेगा वेजेस एटसेट्रा आर गिवन डायरेक्टली टू द टारगेटेड BPL पर्सनस इन देयर बैंक अकाउंट लिंक्ड विद देयर आधार नंबर। तो जो भी उनके आधार कार्ड के साथ नंबर्स के साथ बैंक लिंक्ड है डायरेक्टली उसमें डाल दिया जाएगा। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रिवेंट लीकेज ऑफ फंड्स एंड फ्रॉड्स इन इम्प्लीमेंटिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो बेसिकली डायरेक्ट जब बेनिफिट जिसको चाहिए उसी के अकाउंट में जाएगा तो करप्शन वगैरह कम होएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी आ सकता है। दिस योजना वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन August 2014। The purpose of this yojana is to provide banking facilities to such households which have no bank account। तो जिनके भी बैंक अकाउंट नहीं है उनको भी बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज़ देना। इन दिस स्कीम 1 बैंक अकाउंट विल बी ओपनड फॉर एवरी हाउस होल्ड। हर एक हाउस होल्ड का एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। द अकाउंट होल्डर्स विल रिसीव रुपे डेबिट कार्ड, उनको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा। हैविंग इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो 1 लाख की इंश्योरेंस होगी उस कार्ड पे। बाय 8 दिसंबर 2021 अबाउट 44.05 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैड बीन ओपनड इन दिस स्कीम। तो काफ़ी एक बड़ी अच्छी स्कीम थी सरकार की, अभी भी चल रही है कि भाई गरीबों के अकाउंट खोलो ताकि वो थोड़े थोड़े पैसे डाल के उनकी सेविंग्स होंगी और वो पैसे बैंक में आएंगे। इसी बहाने जो बैंकिंग सिस्टम से पैसा उड़ गया या जो बैंक फ्रॉड होते हैं उसमें जो पैसा निकल जाता है वो भी इसी बहाने बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में पैसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जन सुरक्षा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट रन्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वर्थ ₹2 लाख एट द प्रीमियम ऑफ ₹12 पर एनम। कि अगर आप सिर्फ 12 रुपये 1 साल के देते हो तो आपको एक्सीडेंटली इंश्योर कर दिया जाएगा 2 लाख तक का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इट कवर्स ऑल अकाउंट होल्डर्स हुज एज इज़ बिटवीन 18 to 70। तो 18 to 70 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें कवर्ड होते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर्स अगेंस्ट डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो आप कवर्ड हो। गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस वर्थ ₹2 लाख एट प्रीमियम ऑफ जस्ट ₹330। तो 330 के प्रीमियम में आपको 2 लाख का जो बीमा है वो मिल जाएगा। इट कवर्स ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स हुज एज
is about 18 to 50 years. The family of insurer will get benefit on the death of the policy holder. तो इस पॉलिसी के अंडर जो भी बंदे की डेथ होगी तो बाकी जो फैमिली है उनको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अदर स्कीम्स जो सरकार ने लॉन्च की छोटी छोटी। ए जो फर्दर ए स्कीम है, specific programs have been launched for drought prone areas, desert areas and areas affected by natural calamities. तो जहाँ नेचर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए भी स्पेशल जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए वहाँ पे गरीबी को हटाने के लिए। मिड डे मील स्कीम इज इन स्कूल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर अट्रैक्टिंग किड्स ऑफ पुअर फैमिलीज टू स्कूल्स में अट्रैक्ट करने के लिए उनको मिड डे मील्स दी गई। एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर स्किल्स फॉर फ्यूचर अर्निंग। अब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, ठीक है। सी The Unorganized Workers Social Security Act 2008 has been enacted to provide social security to unorganized workers. जो unorganized सेक्टर में वर्कर्स रहते हैं उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई गई। अब जितने भी ये हमने प्लान पढ़े हैं इन प्लान्स को देख के तो लग रहा है कि हमारे देश में गरीबी ख़त्म ही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है इसको इवैल्यूएट करते हैं, सही रहे गलत रहे क्या रहा। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उल्टा बोल गया मैं, इनइफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स थे वो इनइफेक्टिव रहे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। इन इंडिया वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एलिवेट पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेके आए। इनिशियली दीज प्रोग्राम्स शोड गुड रिजल्ट्स, शुरुआत में तो अच्छे रिजल्ट रहे, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स लैक्ड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। इनको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं किया गया, कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं मारे गए। Moreover, due to computerization, mechanization, use of capital intensive technology, automation etc, unemployment has increased. तो जितना मशीनों से काम करेंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम होएगा, उतना तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। It has further aggravated the problem of poverty. इससे पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ गई। These programs could not achieve the desired results. इन प्रोग्राम्स जो सरकार ने लाए हैं इनसे जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे वो नहीं आ पाए, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, शुरू से बोलता हूँ, डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, कि जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स को जो गरीब लोग लेंगे, जो सरकार उसके लिए सरकार सस्ते में लोन्स वगैरह देगी, उस पॉलिसी में भी काफ़ी डिफेक्ट्स थे। कैसे? द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स हैव बीन बेनिफिटेड वेरी फ्यू पर्सनस। वो सिर्फ फ्यू पर्सनस बेनिफिट ले पाए, जो मास पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए। द मासेस हैव yet to realize the benefits of these programs because these programs are managed by government agencies. ये government agencies इनको manage करती हैं, government के थ्रू जाना था, जो भी loans जाना था। These suffer from lack of concern and accountability, जिनमें जो concern नहीं है इतना कि गरीब बंदे को लोन देना है तो देना ही देना है, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, बाकी तो आपको पता ही है। For the implementation of these programs, local needs and conditions are to be taken into account. Local needs के हिसाब से इनको implement करना था. But participation of the local people in the implementation of these programs is seldom encouraged. तो लोगों को encourage नहीं किया गया इसके लिए। Further, productive assets like sewing machine, जो सिलाई मशीन वगैरह हैं, welding machine etc. are distributed through पंचायत समितिस and municipal committees. इनके थ्रू ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई। These assets are usually distributed to supporters और near and dear ones of the politicians and government officials. तो जो गवर्नमेंट के और सरकारों के नज़दीक थे उन लोगों ने तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा लिया, मगर जो लोग सरकार के नज़दीक नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट, डिफेक्टिव प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। द सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इज़ डन इन अ रैशनल मैनर। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद। द सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इज़ डन इन अ इररेशनल मैनर आना था यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इररेशनल मैनर, ठीक है, ताकि ये सही हो जाए। इररेशनल मैनर मतलब अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये दिखाना हमने। द फंड्स अंडर वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर रॉन्गली एलोकेटेड। फंड्स को जो है अच्छे तरीके से एलोकेट नहीं किया गया। जो भी फंड्स आए, जिस
काम के लिए आए वो उस हिसाब से यूज़ नहीं हुए। दीज एलोकेशंस आर मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जोग्राफिकल एरिया, लोकल नीड्स एंड कंडीशंस, एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा। अब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा फंड्स एलोकेट होने चाहिए थे, जहाँ पे कम है वहाँ कम होने चाहिए थे। सरकार ने हैफेजर्ड मैनर में इधर उधर जो है एलोकेशंस कर दी, जो अच्छी नहीं रही। फंड्स एलोकेशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन रैशनल क्राइटेरिया। तो जो भी फंड्स को एलोकेट करने का जो क्राइटेरिया था वो अच्छा नहीं था, समझ की बात। तो वो जो क्राइटेरिया था वो ख़राब था, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरेंस ऑफ नेग्लेक्टेड डिसेबल्ड एंड सिक पर्सन्स। जो ऊपर सरकार ने इतना ज़्यादा जो प्लान्स लेके आए, जो मैंने डिस्कस किए कि जो नेग्लेक्टेड लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना भी कुछ नहीं हुआ। स्पेशल स्कीम्स आर नॉट फ्रेम्ड टू एलिवेट पॉवर्टी अमंग द हैंडीकैप्ड, ठीक है, और नेग्लेक्टेड, डिसेबल्ड एंड सिक पर्सन्स। उनके लिए सरकार ने जो प्लान्स लाए भी वो नीचे तक लॉन्च ही नहीं हो पाए और कोई खास प्लान नहीं था, ठीक है, जिससे उनको खुश किया जा सके। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इतने सारे प्रोग्राम्स ले आए और आपस में उन प्रोग्राम्स में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं हो रहा। सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, देयर बाय रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ फंड्स। तो एक प्रोग्राम भी वही काम कर रहा है जो दूसरा प्रोग्राम कर रहा है, तो इससे फंड्स की वेस्टेज हो रही है। नेक्स्ट लीकेज ऑफ फंड्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर इंप्लीमेंटेड थ्रू लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपल कमेटीज, पंचायत्स, ब्लॉक समितिज एट्सेट्रा। तो यही इन्हीं के पास फंड्स आते हैं और यही जो है फंड्स को आगे देंगे। इन मैनी केसेस फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांटेड अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स डज नॉट रीच इन द हैंड्स ऑफ द पुअर। तो पुअर के पास तो, पॉपुलेशन के पास तो पैसा गया ही नहीं। दिस असिस्टेंस इज मिस अप्रोप्रिएटेड बिकॉज ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस। तो करप्शन बहुत ज़्यादा, आपको पता ही। In many cases, officers in charge of the poverty alleviation programs wrongly allocate these funds to near and dears who are not actually poor. तो जो एक्चुअल में लोग पुअर नहीं हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए फंड्स को एलोकेट किया गया। These funds do not reach in the hands of real poor. जो असल लोग हैं गरीब, उनके पास तो गया ही नहीं है पैसा। लास्ट पॉइंट आ जाता है अनअवेयरनेस अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। लोगों को पता ही नहीं ऐसी स्कीम्स चल भी रही हैं। पुअर पीपल are mostly illiterate. In many cases, they are unaware about the different schemes launched by the government. Government ने जो भी ये schemes launch की, उनके बारे में गरीबों को पता ही नहीं है। It hinders the implementation of poverty alleviation program. अगर सरकार ने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिनके लिए किए, उनको पता ही नहीं है, तो वो कैसे अप्लाई करके इनके बेनिफिट्स लेते? समझ की बात। तो जितने भी सरकार ने जो प्रोग्राम्स लाए हैं उनमें कोई ना कोई कभी ना कभी डिफेक्ट रहा, जिसकी वजह से उनका जो मकसद था गरीबी को हटाने का वो 100% पूरा नहीं हो पाया। इवन गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, गरीबी किस तरीके से हटेगी, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया पॉवर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। फिर मैंने बताया पॉवर्टी लाइन क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। फिर हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, और गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे या गवर्नमेंट के जो स्कीम्स थी उनको इवेल्युएट किया कि सही रही कि नहीं रही। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल सजेशंस क्या होती हैं, क्या क्या होना चाहिए गरीबी को रिमूव करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। देश की तरक्की का रेट थोड़ा ज़्यादा करो ताकि उसका जो फ़ायदा है वो गरीबों को भी हो सके, ठीक है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में मेन जो है, देश ही तरक्की नहीं करेगा तो गरीब लोग अमीर कहाँ से होंगे, ठीक है। फास्टर ग्रोथ रेट इज़ एसेंशियल फॉर फास्टर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जितनी तेज़ी से ग्रोथ रेट बढ़ेगी उतनी तेज़ी से गरीबी भी कम होगी। टू रिमूव पॉवर्टी इट इज़ एसेंशियल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वही बात दोबारा लिख रही हैं ताकि 3-4 लाइनें भर जाएं और पेपर में अच्छा लगे। मोर ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव, दैट इज़ इट शुड बेनिफिट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी है मगर जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो सारे के सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना भी तो एक होना चाहिए ना।
टू एराडिकेट पॉवर्टी स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड टू डेवलप एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेके आने चाहिए। जैसे 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वैसा ही कोई प्रोग्राम लॉन्च करो ताकि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे। ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल हेल्प टू रिमूव रूरल पॉवर्टी। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन में राइज आता है तो रूरल पॉवर्टी में थोड़ी कमी आएगी। एग्रीकल्चर मस्ट बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। एग्रीकल्चर को मशीनों से इस्तेमाल से काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मॉडर्नाइज तरीके से करना चाहिए। यूज़ ऑफ बेटर सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी इंक्रीज। तो ये सारी मॉडर्न मेथड्स को इंक्रीज़ करो ताकि फ़ायदा हो। इरिगेशन फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड। इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार को। स्मॉल फार्मर्स शुड बी गिवन मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको सरकार फाइनेंशियल हेल्प दे, सस्ते रेटों पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर मास कंजम्पशन। जो मास कंजम्पशन के गुड्स हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह या जो मास कंजम्पशन की चीज़ें हैं उनको, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। इफ़ द रूरल एंड अर्बन पुअर आर to be benefited by increased production, then industries producing mass consumption goods like cloth, vegetables, soap, oil, sugar, etc. should be developed. अगर गरीबों को फ़ायदा पहुंचाना है तो वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करो जो मास कंजम्पशन की गुड्स बनाती हैं rather than luxury items. This will result in more production, मोर सप्लाई एंड हैंस लो प्राइसेस ऑफ द मास कंजम्पशन गुड्स। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सामान सस्ता बिकेगा। सो पुअर पर्सनस कैन अफोर्ड टू बाय मोर ऑफ सच गुड्स। तो गरीबों की हेल्प हो जाएगी अगर इन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ती है तो। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। टू एलिविएट पॉवर्टी इन इंडिया प्राइस लेवल मस्ट बी स्टेबलाइज। प्राइजेस को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इफ प्राइजेस कंटिन्यू टू राइज रैपिडली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर विल फर्दर डिटेरियोरेट। जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। To bring about price stability, industries in the country should make full use of their production capacity. There should be no strikes or lockout. Supply of raw materials and electricity should be regulated according to the needs of the industries. तो simple words में प्राइस लेवल को कंट्रोल करो, प्राइजेस को बढ़ने ना दो। और प्राइजेस बढ़ेंगे कब? जब सप्लाई कम हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दो जो कि सप्लाई बढ़ाती हैं। सरकार को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि स्ट्राइक्स ना हो, लॉकआउट्स ना हो, रॉ मटेरियल की सप्लाई चलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, ताकि इंडस्ट्रीज़ की जो काम करने की जो क्षमता है वो रुके ना। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में चेक लगाओ कि भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ ना हो, सरकार कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दे लोगों को। इन इंडिया पॉपुलेशन हैज़ बिन राइजिंग रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ 1.2% पर एनम। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1.2% पर एनम है। इसको मैं पॉलिटिकली और रिलीजियसली जो है नहीं जाऊंगा, मगर पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लोग देते हैं इस पॉइंट के ऊपर। लोग कहते हैं कि कोई फ़लाँ कम्युनिटी है वो इतने बच्चे पैदा कर लेती है और जो फ़लाँ लोग हैं वो इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं। ऐसा अगर असल ज़िंदगी में देखोगे तो नहीं होता। पॉवर्टी जो है वही मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। जो लोग गरीब हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे मतलब ज़्यादा मजदूरियाँ आएंगी, ज़्यादा दिहाड़ियाँ आएंगी। ठीक है, तो हमें जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है उसको विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी एंड जो अनएजुकेशन है, जो लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, उसके रिस्पेक्ट से देखना चाहिए रैदर देन किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करें। ठीक है। टू एराडिकेट पॉवर्टी इट इज़ एसेंशियल दैट राइज इन पॉपुलेशन बी कर्ब्ड। पॉपुलेशन के राइज को कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं या अपने आगे पीछे की बात करूं तो इतने ज़्यादा बच्चे तो किसी ने भी नहीं किए। मगर जो लोग ये बात करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ये इन मुद्दों को उठा के अपनी पॉलिटिक्स में जगह बनाना चाहते हैं, जब आप उनके बच्चों को देखोगे, उनके कितने कितने बच्चे हैं, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो कहने की बात ये कि हर एक चीज़ को पॉलिटिसाइज करना भी एक बुरी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार इंसेंटिव्स दे कि भाई जिनके इतने इतने बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स में इतना फ़ायदा होगा, और जिनके इतने इतने बच्चे नहीं हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स में ये फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है। पब्लिसिटी विद रिगार्ड टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स शुड बी इंटेंसिफाइड। तो सरकार को ये स्टेप्स लेने चाहिए कि वो जो
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और लोगों को उनका बेनिफिट हो और लोगों को नॉलेज भी हो। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए विद अ व्यू टू रिमूविंग पॉवर्टी to removing poverty, special efforts should be made to increase employment opportunities। तो सरकार employment opportunities को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करे। There are more opportunities of generating employment in rural areas। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि और ज़्यादा वहाँ काम खोला जाए। नॉन एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग जब ऑफ सीज़न में बैठते हैं तो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो काम है वो भी वो कर पाएँ। फॉर एग्जांपल छोटी मोटी कोई मशीन बना लें या छोटा मोटा कोई काम कर लें या नॉन फार्म एक्टिविटी कोई कर लें। समझ की बात। बाय अडॉप्टिंग मल्टीपल क्रॉपिंग, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ब्रॉट डाउन आना था, कैन बी ब्रॉट डाउन, तो मतलब इनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ खोल देनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क को लॉन्च करना चाहिए। रूरल एरियाज़ में कोई डैम बनाने की कोशिश करो, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट लाओ, कोई सड़कें अच्छी बनाओ। समझ की बात। स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा शुड बी expanded in urban areas by introducing necessary changes in education policy। Educated unemployed can be प्रोवाइडेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सरकार अच्छा, उसमें भी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करे ताकि एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड कर दे। समझ की बात। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एम एट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शंस या पुअर पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। उनको खुद के छोटे मोटे काम स्टार्ट करने के लिए सस्ते में लोन दिया जाए। सरकार देती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं देती, मगर वो जो असल में गरीब है उस तक नहीं पहुँच पाता ड्यू टू करप्शन या एनी अदर एक्टिविटी, बीच में ही कहीं रह जाता है। चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एज प्रैक्टिस्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज इज़ इल सूटेड फॉर इंडिया। इंडिया में तो लेबर बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट शुड फेवर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट को फेवर करना चाहिए कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ लेबर से ज़्यादा काम कराया जाए। इंडियन इकॉनमी should develop a technique of production that absorbs more and more labor, जिससे लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो। इनफैक्ट intermediate technology is midway between labor intensive and capital intensive technique that should be adopted in India। तो कोई इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी जो कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव के बीच में आती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए जिससे कि लेबर जो वेला बैठा है उसको भी थोड़ी जॉब्स मिल सके। इट विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प टू इरेडिकेट पॉवर्टी। इससे गरीबी हटेगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम होगी या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एक ही बात है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम और वेल्थ में, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इन इंडिया पॉवर्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड सिंपली बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो और प्रोडक्शन को बढ़ा दो तो गरीबी हट जाएगी, इतना भी आसान नहीं है। फॉर दिस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी चेक्ड। तो मतलब इनइक्वालिटीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अमीर अमीर ही होता जा रहा है और गरीब गरीब ही होता जा रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड चेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बाय परसुइंग फिस्कल एंड लाइसेंसिंग पॉलिसीज। सरकार अमीर पे टैक्स लगाए और गरीब को सब्सिडी वगैरह दे। मोर टैक्सेस शुड बी लेविड ऑन रिच पर्सनस एंड द रेवेन्यू सो जनरेटेड should be used for the welfare of the poor sections of the society। तो सिंपल वर्ड्स में जो अमीरों से टैक्स इकट्ठा करती है सरकार, वो गरीबों के ऊपर खर्च करे तो इनइक्वालिटीज़ कम हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है मोर कंसेशंस टू बैकवर्ड एरियाज। इन इंडिया प्रपोर्शन ऑफ पुअर इन सम स्टेट्स लाइक ओडिशा, बिहार, ओडिशा मुंह से निकलता है क्योंकि पहले इसका नाम ओडिशा होता था, बाद में ओडिशा पड़ गया। ठीक है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम एट्सेट्रा इज ग्रेटर देन द अदर स्टेट्स। जहाँ पे गरीबी ज़्यादा वहाँ पे सरकार ज़्यादा कंसेशन दे। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ एंड कंसेशंस टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बैकवर्ड रीजन्स। तो बैकवर्ड रीजन्स में ज़्यादा सरकार इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए स्टेप्स ले। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शुड ऑल्सो बी सेटअप इन द बैकवर्ड एरियाज ताकि लोगों को वहाँ पे जॉब्स वगैरह मिलें। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। In order to remove poverty, mass consumption goods and food grains etc. should be distributed among the poor population at low prices। सस्ते में उनको food grains provide करवाया जाए through public distribution system। Existing public distribution system is in great need
ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटेंशन टू रूरल एरियाज। तो जो एग्जिस्टिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इतना अच्छा होता तो गरीबी कम हो गई होती, ठीक है। तो उसको रीऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। वेरियस poverty elevation programs have been framed by the government from time to time। सरकार ने टाइम टू टाइम कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, बट ड्यू टू करप्शन फुल बेनिफिट ऑफ दीज प्रोग्राम्स डज नॉट रीच द रियल बेनिफिशरीज। तो जो असल में गरीब हैं उन तक तो ये पहुंचता ही नहीं। सच स्कीम्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड मोर स्ट्रिक्टली। तो उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इन देयर इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज शुड बी प्रमोटेड। जो लोकल पर्सनस हैं उनको इसमें प्रमोट करना चाहिए ताकि वो अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से ये सारे काम करवा सकें। इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द पुअर एंड नीडी पर्सनस। इससे क्या होगा, जो गरीब लोग और नीडी पर्सनस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और लोकल लेवल पे लोकल नीड्स को जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और लोकल पॉलिसीज़ को जब लोकल बंदे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन सोशल आउटलुक। वेरी इंपॉर्टेंट। द सोशल आउटलुक ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी चेंज। लोगों की जो सोशल थिंकिंग है थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट on social functions like marriages, birth, death, customs, rituals, festivals, religious ceremonies should be treated as a symbol of pride, status and respect in the society। should not be आना था, should not be treated, ठीक है। तो जो लोग इतना सोसाइटी में जो सोशल कस्टम्स रिचुअल्स हैं इनके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। मतलब शादी ब्याह पे इतना पैसा उड़ाना, जो अमीर हैं वो तो चलो उड़ा रहे हैं, जो गरीब या मिडिल क्लास हैं वो भी इतने पैसे उड़ा रहे हैं क्योंकि सोशल कंपल्शंस हैं उनके पास, जो हैं वो तो ख़त्म ही हो गया, उल्टा लोन भी ले लिया। तो उससे उनकी वो कब निकलेंगे गरीबी से, उल्टा वो गरीबी की दलदल में और फंस जाएंगे। द कॉन्सेप्ट of simple marriage and simplicity in all social functions should be promoted among all sections of the society। सिंप्लिसिटी को एनकरेज करना चाहिए, सिंपल मैरिजेस को एनकरेज करना चाहिए और जो सोशल फंक्शंस हैं उनको सादगी से करना चाहिए। तो मेन मकसद शादी का पैसे उड़ाना या इतना ज़्यादा करना नहीं होना चाहिए। मेन मकसद होना चाहिए कि जो दो फैमिलीज़ हैं वो आपस में मिलें और एक अच्छे फ्यूचर को देखें। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर उन्होंने शादी वगैरह करनी है तो बजाय इसके 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़ जितने भी उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो खर्च करने को तैयार हो जाते हैं अपनी शादियों पे, इससे तो अच्छा है कि वो अपने पास या अपने जिन बच्चों की शादियां हो रही हैं उनको उतना पैसा दे दें या फिर उनको फिक्स डिपॉजिट कर दें बैंक में कि उनको हर महीने उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता रहे ताकि वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा पहले से खुशनुमा बना सकें। जो अमीर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो मिडिल क्लास हैं और जो गरीब हैं उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।